नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार के बजट के बाद बिहार को मिले आर्थिक पैकेज की खूब चर्चा हो रही है। आंध्र प्रदेश की भी चर्चा है। विपक्ष हमलावर है इस आरोप के साथ कि मजबूरी में कुर्सी बचाने की जद्दोजहद के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश पर खास नजरें इनायत की है, वही अन्य राज्यों की अनदेखी की है। नीतीश कुमार अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। बजट से एक दिन पूर्व ही केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा देने से साफ तौर से इनकार कर दिया, प्रावधानों का हवाला दिया। इसके बाद विपक्ष काफी खुश दिखा। उसका कहना था कि जिस विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नीतीश कुमार बिहार वासियों को भ्रम में डाल रखने में अब तक कामयाब रहे थे, वह उनसे छीन गया है। अब जबकि विशेष पैकेज की बात हो रही है तो पक्ष विपक्ष के दावे प्रतिदावे अपनी जगह है, लेकिन यह बड़ा सवाल है कि बिहार के विशेष पैकेज से कौन मालामाल होगा और कौन कंगाल रहेगा। इस सवाल को गौर से महसूस किया है डॉक्टर राम कविंद्र ने। डॉक्टर राम कविंद्र समकालीन चिंतन के संपादक हैं। उन्होंने सवाल का जवाब भी तलाशने की कोशिश की है, तो आप उनका विश्लेषण सुनिए, गुनिए और फिर अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराइए। तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कविंद्र लिखते हैं कि जदयू और तेदपा यानी तेलुगु देशम पार्टी के समर्थन पर टिकी नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार, कहें एनडीए सरकार का पहला बजट 23 जुलाई को संसद में पेश हुआ। इस सरकार के चरित्र के अनुकूल ही यह बजट एक तरफ मजदूरों, किसानों और सभी उत्पीड़ित समूहों के लिए महज हवा मिठाई बनकर रह गया है, तो देशी विदेशी पूंजीपतियों के लिए इसमें लूट का अकूत भंडार उपलब्ध करा दिया गया है। पूंजीवादी पार्टियों के किसी गठबंधन से हम इससे भिन्न आचरण की उम्मीद कर भी नहीं सकते। फिर भी मोदी के नेतृत्व वाली पहले की दोनों सरकारों और बैसाखी पट्टी की इस सरकार के आचरण में अंतर होना लाजमी है और वह प्रभाव बजट पर भी साफ दिखाई पड़ रहा है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज के रूप में इस बजट के पक्ष विपक्ष में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में यह बजट सर्वांगीण विकास का इंजन है और भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था और विकसित देश बनाने का आधार तैयार करता है। इसके विपरीत संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के शब्दों में यह कुर्सी बचाओ बजट है। बिहार और आंध्र प्रदेश के विशेष पैकेज की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है कि इन्हीं प्रावधानों पर सरकार का अस्तित्व है। सरकार इसलिए आलोचना का शिकार हो रही है कि यदि अन्य राज्यों की घोर उपेक्षा हुई है। याद कीजिए, इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग की थी, जिसे ठुकरा दिया गया और उसके एवज में दोनों को विशेष पैकेज दिए गए। यहाँ हम बिहार के पैकेज का विश्लेषण कर समझने की कोशिश करेंगे कि इससे बिहार की मेहनतकश गरीब जनता को कितना लाभ मिलेगा और पूंजीपति वर्ग कितना मालामाल होगा। बिहार के जनपक्षीय विकास के रास्ते के निर्धारण के क्रम में उसकी 3 विशेषताओं पर गौर करना होगा। बिहार देश का अत्यंत पिछड़ा राज्य है। यहाँ की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है और यह देश के विकसित राज्यों में सस्ता श्रम उपलब्ध कराने का बड़ा स्रोत है। इस राज्य की इस दयनीय हालत को बदलना विकास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इस स्थिति में इसके जनपक्षीय विचार की 4 शर्तें उभरती है। जोतने वालों के बीच जमीन का वितरण हो,
खेती की बुनियादी संरचना का विकास हो, कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिले और कृषि उत्पादों पर आधारित छोटे और मझोले उद्योगों के जाल फैलाए जाए। अब हम देखेंगे कि बिहार को 98,900 करोड़ रुपयों के सौगात में क्या मिला है। पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे के लिए 26,000 करोड़, पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़। यह पुराना प्रोजेक्ट है जिसे नया जीवन दिया गया है और इसे बिहार सरकार और कोल इंडिया के संयुक्त उद्यम से बनाया जाएगा। कोसी पर बांध, नदी प्रदूषण पर रोक और अन्य सिंचाई परियोजनाओं पर 11,500 करोड़। गंगा नदी पर बक्सर में पुल, इन सब के अतिरिक्त हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात दी गई है। बोधगया में महाबोधि और गया में विष्णुपद कॉरिडोर की भी योजना है। बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई की परियोजनाओं से खेती का विकास हो सकता है, लेकिन मुख्य सवाल यह है कि बिहार की जनता 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के श्रीमुख से 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा सुन चुकी है। वह दरभंगा में एम्स और पूर्णिया में हवाई अड्डा का हवाई उद्घोष भी सुन चुकी है। हवाई उद्घोष इसलिए कि इन दोनों का अस्तित्व जमीन पर नहीं है। इस अविश्वास के माहौल में बिहार का विपक्ष इसे झुंझुना बता रहा है, तो यह बहुत गलत भी नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि बिहार को एक्सप्रेस वे की जरूरत नहीं है, वहाँ हाईवे की जरूरत है, जिनके किनारे छोटे छोटे कारोबार से रोजी रोटी कमाई जा सकती है। इसलिए एक्सप्रेस वे के सौगात के निर्माण के दौरान थोड़ा बहुत जो रोजगार मिल जाए, लेकिन बिहारी मजदूरों को बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। इसका असली लाभ देशी विदेशी सीमेंट और लोहा के उद्योगपतियों, ठेकेदारों और कमीशन खोर समूहों को मिलेगा। इसलिए तो इन क्षेत्रों से जुड़े उद्योगपति सरकार की प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। मोदी सरकार पर अविश्वास के माहौल के बावजूद नीतीश शायद इस विश्वास में है कि मोदी सरकार की एक बैसाखी की रस्सी का छोर उनके हाथ में है, इसलिए इसे लागू करवा लेंगे। फिर भी विकास का यह मॉडल बिहार की गरीब मेहनत कर जनता के हित के अनुकूल नहीं है। लोग बाग एक्सप्रेस वे के चकाचौंध से खुश तो हो सकते हैं, लेकिन श्रमिक आबादी का पलायन जारी रहेगा। यही इस विकास मॉडल की वर्गीय सच्चाई है। तो आप डॉक्टर राम कविंद्र के विश्लेषण को संजीदगी से सुने और गुने। यह जरूरी नहीं कि आप इससे पूरी तरह सहमत हो, असहमति की भी पूरी गुंजाइश है। मेरा मकसद आपको उन मुद्दों से बाखबर रखना है जो आपके लिए जरूरी है और उससे बेखबरी अच्छी नहीं है। तो प्रतिक्रिया से अवगत कराइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरा आग्रह होगा कि अगर अब तक आपने न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। बजट के अन्य पहलुओं पर चर्चा जारी रहेगी और जल्द ही नई चर्चा के साथ फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।